हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। कैसे हैं आप सब। और आज मंडे का दिन है और आज 3 ऐसे आर्टिकल हैं जो डिस्कस करने लायक है इंडियन एक्सप्रेस पे। जैसे पहला आर्टिकल हम शुरू करेंगे फॉसिल फ्यूल लेसन्स, जो लिखा है विक्रम एस मेहता ने। और वो मेंशन करना चाहते हैं कि फॉसिल फ्यूल को लेकर के, क्लीन एनर्जी को लेकर के हमारे देश में क्या अभी तक की स्ट्रेटेजी रही है और क्या आगे हो सकता है, उसके बारे में बड़ी आर्टिकल है, इंफॉर्मेटिव है, जिसमें हम GS1 वाला पार्ट कवर करेंगे। और साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में सवाल बनते हैं क्लीन एनर्जी को लेकर के, वो भी इससे हम कवर अप कर पाएंगे। ठीक है। 4 decades back, Indira Gandhi walked the upstream exploration and production petroleum sector down from the commanding heights occupied by public sector enterprises to the plains of the market and competition। कहना चाह रहे हैं कि जो ये क्लीन एनर्जी की कवायद है और जो डिपेंडेंसी है हमारी विदेशों में या बाहर के देशों पे, जो पेट्रोलियम को लेके जो हमारी डिपेंडेंसी है, उसको कम करने का जो सपना है या जो एफर्ट है, वो कहाँ से शुरू होता है? इंदिरा गांधी के टाइम से शुरू होता है, जहां पे उन्होंने एक्सप्लोरेशन को और साथ ही साथ प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करी, अपस्ट्रीम मतलब ऊपर ले जाने की कोशिश करी। ठीक है। और कमांडिंग हाइट्स तक ले जाने की बात हुई। पेट्रोलियम सेक्टर डाउन फ्रॉम द कमांडिंग हाइट्स ऑक्यूपाइड बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है। नाउ हर डिसीजन वाज ड्रिवन बाय द स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव टू रिड्यूस इंडियाज एक्सपोजर टू एक्सटर्नल सप्लाई शॉक्स। और जो उनके डिसीजन थे वो काफी ड्राइव करते थे स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव को लेकर के। मतलब जैसे स्ट्रेटेजी होगी बाहर के देशों में, अपने देशों में जैसे स्ट्रेटेजी बनेगी, इंपेरेटिव्स होंगे, उसके हिसाब से टू रिड्यूस इंडियाज एक्सपोजर। और जो इंपेरेटिव सेट करने किस हालात में कि इंडिया का जो एक्सपोजर है एक्सटर्नल सप्लाईज में वो कम हो सके, इस लिहाज पर डिपेंड करता था। लेकिन समझने वाली बात यह है कि उनका जो प्लान था वो मार्केट और मार्केट कंपटीशन पे भी आधारित था उस समय से। आज की कहानी क्या है कि 2020 में मोदी साहब ने इंट्रोड्यूस किया था PLI स्कीम, प्रोड्यूस लिंक इंसेंटिव स्कीम, to incentivize investment in inter alia in the mineral components and equipment required for the generation and consumption of clean energy। ये 2020 की पॉलिसी है PLI। ठीक है, याद रखिएगा, प्री इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद his decision was driven by a similar impulse। और उनका भी ये डिसीजन जो था वो इंदिरा गांधी के समय में जो उनका जो एक्सपेक्टेशन था अपस्ट्रीम करने का, एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन को, उससे मिलता जुलता ही था। तो द पर्पस ऑफ दिस आर्टिकल इज टू ड्रॉ, जो ये आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं मेहता साहब, वो कहना क्या चाह रहे हैं, द लर्निंग्स ऑफ 40 years ऑफ एफर्ट टू डेवलप अ सेल्फ सफिशिएंट फॉसिल फ्यूल एनर्जी सिस्टम एज गाइड पोस्ट फॉर द करंट एफर्ट टू ट्रांजिशन टू सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर क्लीन एनर्जी सिस्टम। ठीक है। ये जो आर्टिकल है ये ड्रॉ करता है अटेंशन किस तरफ कि हम अपने 40 साल के एफर्ट से क्या हमने सीखा है, क्या हम सेल्फ सफिशिएंट हो पाए हैं फॉसिल फ्यूल एनर्जी में, हमारी गाइडिंग पोस्ट क्या क्या है, और प्रेजेंट में जो हमारा आत्मनिर्भर बनने का सपना है वो क्लीन एनर्जी के सिस्टम को, ये हमारे सपने को कहां तक लेकर के जाता है। अच्छा, क्वेश्चन के लिहाज से अगर आप देखें, अगर ये चीज हमसे डायरेक्टली यूपीएससी में पूछी जाती है कि क्या क्लीन एनर्जी का जो सपना है, जो टारगेट्स है, भारत अचीव कर सकता है या नहीं, या अगर करना चाहता है तो उसके इंपॉर्टेंट की पॉइंटर्स क्या हैं, तो इस आर्टिकल में आराम से दिए हुए हैं, आप नोट्स में लिख सकते हैं, अपनी तैयारी में भी इसको यूज कर सकते हैं मेंस राइटिंग में। सपोज के 250 वर्ड्स का सवाल आता है या 150 वर्ड्स का सवाल आता है, तो आराम से आप इनके पॉइंटर्स को लिख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अपनी खुद के जो आपने अभी तक आपने एनालिसिस करी है वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं, कुछ पॉइंट्स को मेंशन करते हैं, वो यहाँ से वन बाय वन उसको हम देखेंगे। कहते हैं देयर आर 4 रेलेवेंट लर्निंग्स, कुछ लर्निंग्स हैं जो अभी तक हमारे पास हैं, जो हमें देखनी चाहिए कोई डिसीजन लेने में। फर्स्ट, द लिबरेशन ऑफ अपस्ट्रीम पेट्रोलियम डिड नॉट ब्रिज द गैप बिटवीन द डोमेस्टिक डिमांड फॉर पेट्रोलियम इंडिजिनस सप्लाई। जो हमारी डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड है, वो ब्रिज नहीं करती हमारे पेट्रोलियम सफिशियंसी को, जो हम खुद बना रहे हैं, और जितना हम उसको अपस्ट्रीम करना चाहते हैं, मतलब एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं, प्रोडक्शन करना चाहते हैं, उस गैप को ब्रिज नहीं करता। देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस बट द वन दैट हैज रिलेवेंस, बहुत सारे कारण है पर मेन रीजन क्या है, नॉट इनफ टू हैव रॉ मटेरियल, हमारे पास रॉ मटेरियल ज्यादा नहीं है। ऑफ कोर्स इंडिया डिपेंडेंट नहीं है पेट्रोलियम के मामले में, इसलिए हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके साथ वो कहते हैं कि कमर्शियली यूज प्रोडक्ट्स जो हमारे होते हैं, जो कमर्शियली यूजफुल जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हमको बाहर से तेल इंपोर्ट करना पड़ता है, उसके लिहाज से जो कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली क्या, द सराउंडिंग इकोनॉमिक
इकोनॉमिक, टेक्निकल और ऑपरेटिंग सिस्टम इकोसिस्टम भी हमारे पास नहीं है. इंडिया हैज अ रॉ मटेरियल ऑफ ऑयल एंड गैस दैट इज जियोलॉजिकल फैक्ट, बट व्हाट इट डज नॉट हैव आर इनेबलिंग कंडीशंस टू मोनेटाइज देम. मतलब हमारे पास इलाका तो है, रॉ मटेरियल तो है, लेकिन जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स है हमारे पास, जिसकी वजह से हम उनको मोनेटाइज नहीं कर पा रहे. द बल्क ऑफ इस हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज आर लोकेटेड इन द हार्श रीजन. समस्या क्या है? हार्श रीजन का मतलब ऐसी पहाड़ी इलाकों में वो रिसोर्सेज हैं हाइड्रोकार्बन के जो वहां की जियोलॉजी को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उनको हम मार्केट में लाके यूज नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते और डोमेस्टिक यूज में भी नहीं ला सकते. They are therefore difficult to locate, and even located, they power and legal redress. Secondly, the recovery rate of oil and gas from India's producing fields have averaged between 25 to 30%. मतलब जो हमारे पास ऑयल फील्ड्स हैं उनका प्रोडक्शन 25 से 30% ही है. मतलब अगर 100 मॉलिक्यूल हम निकालते हैं तो 25 से 30 मॉलिक्यूल्स को ही हम सरफेस पे ला सकते हैं, यूजेबल हैं. The recovery rate of fields of comparable geology across the world is between 40 to 60 और विश्व में परसेंटेज कितना है? 40 से 60% तक. सो रीजन डिफरेंस क्या है? रीजन फॉर द डिफरेंस क्या है? इनहांस ऑयल रिकवरी. जो हमारी ईओआर है, रिकवरी है टेक्नोलॉजीज के आधार पर, वो काफी कम है. मतलब एक तो पहाड़ी इलाके टेरेन, मतलब हार्श टेरेन का मतलब ऐसा इलाका जहां से तेल निकालना मुश्किल है और दूसरा तकनीक भी हमारे पास नहीं है. लर्निंग हियर इज दैट द क्लीन एनर्जी सेक्टर मस्ट नॉट प्रिज्यूम दैट टेक्नोलॉजी इज इन ऑफ इटसेल्फ द साइन sine qua non for manufacturing competitiveness. It has to be efficiently utilized. मतलब इसका मतलब ये है कि तकनीक को आप किनारे रख करके या उसके यूज के बिना इस कंपटीशन में हम आगे नहीं आ सकते. चाइना का डोमिनेंस क्या है क्लीन एनर्जी में? 90% ऑफ ग्लोबल मार्केट का है. तो अगर आप पड़ोसी देश से अपनी तुलना करते हो, कंपैरिजन करना चाहते हो, तो आपको सारे पैरामीटर्स को कवर करना पड़ेगा. ऑफ द मार्केट शेयर इन द सिलिकॉन वेफर्स, और 90% मार्केट किस चीज में? सिलिकॉन वेफर्स में नाम में नंबर है चाइना का 90% को लेकर के. सिलिकॉन वेफर्स क्या होते हैं? जो जिनकी मदद से आप एनर्जी को एक्सप्लोर कर सकते हो, जिसमें से 85% पीवी सोलर सेल्स होते हैं. मतलब फोटोवोल्टेइक, जो जिसे सौर ऊर्जा को यूज करके जो बिजली बनाई जाती है. तो जो वेफर, सिलिकॉन के जो वेफर्स होते हैं उसका 85% जो है वो सोलर एनर्जी में यूज करे जाते हैं एज सोलर सेल्स. और जो 80% इन पीवी सोलर मॉलिक्यूल्स इज बिकॉज इट्स प्रोसेस इंजीनियर्स हैव परफेक्टेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेवरल टेक्नोलॉजिकल स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कवर रॉ मटेरियल टू एंड प्रोडक्ट. और दूसरी बात क्या है कि जो 80% जो उनका जो मॉड्यूल है, पीवी सोलर मॉड्यूल्स के जो यूज है, उनके एक्सपर्ट्स ने, उनके साइंटिस्ट ने और इंजीनियर्स ने, ऑफकोर्स इंजीनियर्स ने उनको इतना बढ़िया बना के रखा है टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से, जिससे वो मार्केट में कॉम्पीट कर पा रहे हैं. तो हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी के साथ जो हमारा रास्ता है उसके लिए जरूरी है तकनीक और साथ ही साथ रॉ मटेरियल भी जरूरी है. Our engineers will have to achieve similar levels of implementation efficiency. Third, liberalization of EP triggered the expectation there would be a flood of investor interest. और हम ऐसा मानते हैं, देखिए दो तरीके से आप रिन्यूएबल एनर्जी को टारगेट कर सकते हो. पहला तो आपके पास ऑयल का इंपोर्ट कम होना चाहिए, मतलब आपके पास रॉ मटेरियल हो, उसको आप मार्केट में ले आओ डोमेस्टिक लेवल पे, तो आप इंपोर्ट कम करोगे. दूसरा, आप सोलर एनर्जी बोलना चाहिए पीवी, मतलब फोटोवोल्टेइक, जैसे पीवी सोलर सेल्स को यूज किया जा रहा है पीवी के लिए, वो हो, या फिर आप सोलर एनर्जी से इतनी एनर्जी बनाओ. क्योंकि वाटर, अगर आप वाटर रिसोर्सेज को यूज करते हो तो पानी की भी तो आपको जरूरत पड़ती है ना. देखिए रिन्यूएबल एनर्जी किस तरीके से सोलर से बन सकती है, विंड से बन सकती है, और साथ ही साथ आप वाटर को भी हम यूज करते हैं हाइड्रो पावर के लिए, राइट. लेकिन अगर आप पीवी सोलर सेल्स का अगर चाइना से कंपटीशन करें, जहां पे हम वाटर को यूज नहीं कर रहे हैं, विंड को एनर्जी यूज कर रहे हैं, तो भी इसका कंजम्पशन चाइना के पास ज्यादा है और हमारे पास तकनीक ये नहीं है, क्योंकि हम सोलर एनर्जी को ज्यादा आगे लेकर के नहीं आ पा रहे, मतलब हमारे पास तकनीक की दिक्कत है. दूसरी बात ये कि जो हमारा रॉ मटेरियल वाला इलाका है, जहां हम तेल निकाल सकते हैं, वो इतना हार्श टेरेन है जहां से तेल निकालना, मार्केट में लाना मुश्किल चीज है. दोनों चीज दिक्कतें वाली हो रही है, मतलब ना ही तकनीक है हमारे पास प्रॉपरली और ना ही हमारे पास रॉ मटेरियल है, और अगर है तो उसका रिकवरी रेट काफी कम है, जिससे हम उसको डोमेस्टिक डिमांड को गैप को कम नहीं कर सकते. अब वो कहते हैं द लिबरलाइजेशन ऑफ ईपी ट्रिगर्ड द एक्सपेक्टेशन देयर वुड बी अ फ्लड ऑफ इन्वेस्टर. और ऐसा माना जा रहा था
कि अगर हम एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन को भारत में उजागर करेंगे तो हमें बाहर से इन्वेस्टर लोगों का पैसा भी मिलेगा, इन्वेस्टर पैसा लगाएंगे, जो कि एक मुश्किल चीज है क्योंकि वो जानते हैं भारत की जियोलॉजी के हिसाब से हाई रिस्क वाला मामला है। अगर वो पैसा लगाते हैं तो उनको काफी बड़ा कंपटीशन झेलना पड़ेगा और शायद वो कॉम्पिटिटिव भी ना हो, इसलिए इन्वेस्टर्स से पैसा भी ज्यादा बढ़िया नहीं मिला। सिमिलर डिसअपॉइंटमेंट हमको पीएलआई से भी हुआ है, जहां सरकार ने कहा कि हम प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम लेकर के आएंगे, 2020 में कहा था, जहां पे जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही पैसा मिलेगा। वो भी घटना नहीं घट पाई क्योंकि बाहर से लोगों का इन्वेस्टमेंट ही नहीं आया। Now finally, as indicated, India remains dependent on the external market for supply। और हुआ क्या, आखिरकार हम बाहर की सप्लाई पे ही डिपेंडेंट होकर रह गए हैं। All this gives me confidence that a strategic premium is not warranted and or that self-reliance does not have to be built on the bedrock of self-sufficiency। तो कहना वो चाह रहे हैं कि आप सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ रिलायंस वाली जो बात होती है तब आप बात करें जब आपके पास सारे पैरामीटर्स पूरे हो। तो इसके बाद कहते हैं कंट्री शुड बी desist therefore from building a high cost domestic clean energy hub that is forever dependent on subsidies। And two, given that China is the lowest cost supplier of clean energy components, India should continue with this two track policy। One track will pit us eyeball to eyeball on the border, the other should strengthen our trade relationship। ठीक है, तो मेन पॉइंट हमको यहाँ से क्या लेना है यूपीएससी के लेवल पे कि आपको ये पता होना चाहिए कि 2020 में जो पीएलआई स्कीम जो सरकार ने लॉन्च की थी वो क्या है, उसके पॉइंटर्स को आप नोट्स में तैयार करिए। दूसरी चीज ये है कि हमारे जो वो कौन से इलाके हैं जहां पे हमारे पास रॉ मटेरियल का मतलब है, वो कौन कौन सा इलाका है जहां से हम ऑयल को एक्सप्लोर करते हैं। हमारे पास इलाके हैं ना, एक्सप्लोर भी कहाँ कहाँ होता है वो हमको पता होना चाहिए, मैप में इसको देखना जरूरी है। और साथ ही साथ डेटा किस चीज का, कि हमारे पास जैसे कह रहे हैं कि चाइना का जो है 90% मार्केट को कवर करता है सिलिकॉन वेफर्स में, तो क्या इंडिया का परसेंटेज क्या है वो भी हमको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक चीजें अगर आप आर्टिकल के माध्यम से रट लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मेंस में लिखने में आपको आराम रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा कवर हो गया। जीएस 1 वाला पार्ट कवर होता है इसमें, जो हमारा एनवायरमेंट वाला भी है और साथ ही ज्योग्राफी वाला पार्ट आता है, और जीएस 3 वाला भी पार्ट आता है पॉलिसी मेजर्स के हिसाब से, जहां पे 2020 में और साथ ही साथ डेवलपमेंट वाले पार्ट में और रिन्यूएबल एनर्जी का क्या नंबर्स हैं 2030 को लेकर के 2070 को लेकर के, वो भी आप तैयार करते चलिए। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूएशन में वेदर वेजरीज और कॉमा वीट वूस, मतलब अभी जो फिलहाल में जो ये ओलावृष्टि हो रही है और जो हेल स्टॉर्म आया हुआ है उसके लिहाज से देखने वाली बात है कि क्या क्या दिक्कतें किसानों को आ रही हैं, गेहूं का क्या हाल है, चावल का क्या हाल है। और अगर आप यहाँ देखें तो ग्लोबल प्राइसेस ऑफ व्हीट में मेंशन किया गया है लैटविया, फ्रांस और आपका HRW, यूएस HRW के नंबर्स दिए हैं, जहां पर प्रोडक्शन के जो ग्लोबल प्राइसेस हैं उनका परसेंटेज यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, इस आर्टिकल को लिखा हुआ है बाय अशोक गुलाटी एंड रया दास से। ये मेंशन करते हैं अनसीजनेबल रेन्स may have dampened prospect of bumper crops, but use of right policy instruments can soften blow for farmer and ensure food security। कहना क्या चाहते हैं कि हमारे देश में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो अनाज खाया जाता है वो गेहूं है, उसके पहले कौन सा है, जो है चावल। तो the hailstorm in some parts of the country in the second half of the March have aggravated concerns about rabi harvest। rabi harvest पता होना चाहिए हमको कब होती है, राबी और खरीफ दो ही होती है मेजोरिटी में, तो पता होना चाहिए। नाउ जो स्टेबल फूड गेहूं है वो काफी जगह डिमोलिश हुआ, और बम्पर हार्वेस्टिंग जो थी जिसमें MMT 112 मिलियन टन का जो हार्वेस्टिंग है, दिस होप में नॉट मेटलाइज फुल्ली नाउ, और वो फुल्ली मेटलाइज नहीं हो पाई क्योंकि हेलस्टॉर्म आए, कई देशों में कई इलाकों में बारिश हुई और ओले भी पड़े हुए हैं। द फर्स्ट की इशू क्या है, नाउ इज टू नो द एक्सटेंट ऑफ डैमेज पता होना चाहिए, साथ ही साथ जिन जिन इलाकों में ये जो ओलावृष्टि हुई है, बारिश हुई है, उनसे होने वाले नुकसान को सरकार को पता होना चाहिए। और वो हाईलाइट ये करना चाहते हैं कि इन सभी दिक्कतों को कवर करने की बहुत ही बेहतरीन स्कीम हमारे पास वो ये है फसल बीमा योजना। ठीक है, हाउएवर अगर हम डेटा को कवर करें तो पंजाब सीम्स टू हैव बीन हिट अ बिट हार्डर देन मेनी अदर स्टेट। वो कहना चाहते हैं कि अगर गेहूं की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गेहूं होता है, मध्य प्रदेश में गेहूं होता है हमारा, और हरियाणा राजस्थान में भी गेहूं होता है, लेकिन पंजाब में कुछ जबरदस्त हिट हुआ है
और हिट होने के साथ ही साथ ये समझने वाली बात है कि पंजाब उन स्टेट्स में रहा जो फसल बीमा योजना को दरकिनार करता रहा, जहां की लोगों ने कम से कम लास्ट 6 सालों में 25,186 करोड़ का प्रीमियम पे किया और 1,25,662 करोड़ का रिम्बर्समेंट लिया, जिसमें there can't be a better deal than this। इससे बढ़िया डील कहाँ मिलती, जो आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, तेलंगाना, झारखंड, वेस्ट बंगाल ऑप्टेड आउट फॉर स्कीम साइटिंग फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, और इन स्टेट्स ने इसको दरकिनार किया। मतलब कहना चाह रहे हैं कि फसल बीमा योजना के होने से काफी स्टेट्स को फायदा हुआ, जैसी घटना घटी, हेलस्टॉर्म आया, ये जो ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई, तो फसल खराब हो गई, राइट। तो फसल खराबी में क्या हुआ, गेहूं क्या हुआ, उसका जो कलर खराब हो गया, उसकी जो शाइनिंग होती है वो खराब हो गई। शिवर्ड ग्रेन मतलब जो गेहूं का क्वालिटी है वो डिमोलिश हो गई, क्वांटिटी तो रही लेकिन क्वालिटी डिमोलिश हो गई। उससे क्या हुआ, फसलों को नुकसान हुआ। जैसे पंजाब को बाकी स्टेट से ज्यादा नुकसान हुआ, और इन स्टेट्स ने जहां इस फसल बीमा योजना को ऑप्ट आउट कर दिया था उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ा। बट देखने वाली बात यह है कि इस फसल बीमा योजना से काफी फायदे भी हुए हैं। तो यूपीएससी के लेवल से सवाल क्या बनता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की उपयोगिता और साथ ही साथ प्रेजेंट में होने वाली जो वेदर चेंजेस की वजह से जो ओलावृष्टि हो रही, बारिश हो रही है, उससे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जा सकता है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो आपको तर्क के हिसाब से इसको जस्टिफाई करने के लिए मेंस में सवाल आ सकता है। और प्री में क्या आएगा कि भाई ये फसल बीमा योजना क्या है, तो इसमें इसके बाद वो कहते हैं कि ड्रोन्स एंड लियो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट की मदद से वेदर्स को और अच्छे तरीके से फोरकास्ट किया जा सकता है, स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री इन द वे टू गो। द पटवारी सिस्टम इज not foolproof and is ridden with corruption. This does not give confidence to reinsurers, which are critical players in the game, and therefore the premium remains high। तो इससे कुछ फायदे नुकसान दोनों बता रहे हैं कि कहीं कहीं पटवारियों की वजह से इंश्योरेंस को ये पक्के नंबर्स नहीं मिल पाते हैं कि कहाँ उनको री इंश्योरेंस करना चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, तो इसके नुकसान भी है। क्योंकि देयर इज नो डाउट दैट पीएमएफबीआई नीड्स टू बी मेड स्मार्ट एंड ट्रांसपेरेंट। मतलब ये फसल बीमा योजना है तो काफी कारगर, जहां बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टेट्स को फायदा हुआ, लेकिन कहीं ये नुकसान भी होता है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है उसमें, और साथ ही साथ स्मार्ट स्कीम नहीं है। मतलब बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट है वहां के पटवारियों पे, लोकल एक्टिव लोगों पर, जो खेती पे एक्टिव रहते हैं, लोगों को असिस्ट करते हैं किसी स्पेसिफिक इलाके में उपज करने के लिए, इंश्योरेंस खरीदने के लिए। बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं ना गांव के रहने वाले, जो पटवारी कहा जाता है या फिर प्रधान लोग होते हैं, तो उनके ऊपर ये जो बीमा योजना है डिपेंड करती है पार्शियली कहीं कहीं। उसके बाद वो कहते हैं कि एफसीआई भी रिलैक्स मोड पे आया, जहां पे उनके पास अच्छा खासा बफर स्टॉक अवेलेबल है। और जबकि फाइनेंशियल ईयर 23 में इंडिया एक्सपोर्टेड मोर देन 5 MMT wheat and flour डिस्पाइट अ बैन ऑन वीट एक्सपोर्ट। मतलब वीट एक्सपोर्ट मना था, फिर भी हमें फाइनेंशियल 23 में हमने काफी एक्सपोर्ट किया। तो हमारे पास, जबकि अच्छी बात यह है कि लाटविया साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन, फ्रांस में नंबर्स गिर गए, मतलब प्राइस कम होने की वजह से हमें दिक्कत पेश नहीं हुई। ऑल्दो हमने एक्सपोर्ट कई ज्यादा किया, लेकिन प्राइस कम होने की वजह से हमको दिक्कत नहीं आई। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगर इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं तो एफसीआई का सपोर्ट रहता है, किसानों को रहेगा, क्योंकि आप एफसीआई को, जो किसान क्या कर सकते हैं, एफसीआई को अपना अनाज बेच सकते हैं और अश्योर कर सकते हैं उनको कुछ पैसा वापस मिलेगा। साथ ही साथ अगर उनके पास फसल बीमा योजना होगी तो इन सारी परिस्थितियों में लड़ने की उनके पास संभावना रहती है। ओवरऑल देयर इज नो नीड टू पैनिक की समस्या नहीं है, क्योंकि जहां बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, किसान पैनिक कर रहे हैं। इफ वी यूज द राइट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, और कहते हैं अगर सही तरीके सही पॉलिसी को यूज किया जाए एज एन इंस्ट्रूमेंट, तो ये नुकसान नहीं होंगे, नेशनल इंटरेस्ट में लोगों का फायदा भी हो सकता है। On these steps are taken, even the RBI can heave a sigh of relief as retail price inflation of wheat, which have hovering at 25% in fact, can be brought down to less than 10%। और वो कह रहे हैं कि अब जो, क्योंकि ये क्वालिटी खराब हुई, तो जो प्राइस हाइक था वीट का वो भी थोड़ा नीचे आ जाएगा, क्योंकि अब हो सकता है, क्योंकि उनके पास एफसीआई के पास बफर स्टॉक ज्यादा है, तो वो मार्केट में इंजेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि इस केस में मार्केट प्राइस, बाहर के देशों का भी मार्केट प्राइस गिर रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन में कवर किया जा सकता है थोड़े इलाकों में। ऑलरेडी एफसीआई अनलोडिंग ऑफ मोर देन 3 MMT ऑफ वीट इन द ओपन मार्केट, और एफसीआई से मैंने कहा कि एफसीआई 3 MMT वीट ऑलरेडी मार्केट में इंजेक्ट कर रही है, हैज ड्रामेटिकली ब्रॉट डाउन होलसेल प्राइस, से होलसेल प्राइस भी नीचे आया है। तो ऑब्वियसली जब बफर है एफसीआई के पास,
तो उस केस में वो इंजेक्ट कर सकते हैं। तो समझने वाली बात क्या है कि एफसीआई को अगर किसान अपना अनाज बेचते हैं तो एक सपोर्ट रहता है, जिससे होलसेल प्राइस इंडेक्स भी कवर हुआ है, ऐसा मेंशन करता है डेटा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होने से काफी स्टेट से काफी किसानों को फायदा, इसमें नुकसान सबसे ज्यादा पंजाब को हुआ क्योंकि उन्होंने इसको दरकिनार किया। और सिर्फ पंजाब ही नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, कहा कि उनके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, उन्होंने इसलिए इसको ऑप्ट आउट किया। और पंजाब परसिस्टेंटली अपोज एंड नेवर इम्प्लीमेंटेड अ स्कीम, और पंजाब ने कभी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इस फसल के इस जो घटना घटी है, इससे फायदे भी हुए हैं और काफी चीज को नुकसान हुआ जिन्होंने उसको ऑप्ट नहीं किया। तो ओवर द लास्ट 6 years फार्मर्स पेड सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कि लास्ट 6 सालों में 25,186 करोड़ रुपए का प्रीमियम पे किया किसानों ने, और बदले में कितना क्लेम किया, 1,25,612, बहुत डबल ट्रिपल उन्होंने क्लेम किया। इससे बड़ी डील क्या हो सकती थी? तो अगर ये डील जिन स्टेट्स ने नहीं ली थी और इस बार की जो वेदर इश्यूज में फंसे हुए हैं, जब ये बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, तो इन स्टेट्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल है मैसेज फ्रॉम लाहौर। अ पाकिस्तानी कोर्ट सेटिंग असाइड द colonial era sedition law is an inspiration for all agitating against curbs on free speech। जैसे कि हम जानते हैं कि सेडिशन लॉ, राजद्रोह कानून, इंडिया पाकिस्तान दोनों में है, राइट, था पाकिस्तान ने, उसको हटा दिया गया है। उसके ऊपर ये आर्टिकल है, अ टाइम दैट पाकिस्तान appears to be imploding under the strain of its political tug of war brought about by years of military domination, economic failures and security views, the Lahore High Court has provided a glimpse of a country that could have been yet might emerge despite of all its trial and tribulation। मतलब पाकिस्तान की जो अभी तक की डोमिनेशन, इकोनॉमिक फेलियर, सिक्योरिटी व्यूज और वहां की जो मिलिटेंट जो मिलिटेंसी है, या कहना चाहिए वहां की जो सरकार और डेमोक्रेसी के बीच झड़प है, उसके बीच एक बड़ा डिसीजन ये आया है कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट ने 124A को हटा दिया है, आईपीसी नहीं, पाकिस्तान पेनल कोड से। इसे कहते हैं राजद्रोह कानून, हमारे देश में भी है, और ये कॉलोनियल माइंडसेट का बनाया हुआ कानून था और अंग्रेजों के जमाने का ही, ऑफकोर्स, क्योंकि वहां जब उनके अगेंस्ट जो भी बिहेव करता था उसको सेडिशन लॉ के अंदर वो पकड़ लिया करते थे, ये उनका नियम था, राइट। तो ये पुराना रूल है, काफी सालों से प्रोटेस्ट हुए कि इसको हटाया जाए, और फाइनली पाकिस्तान ने इसको हटाया। क्या भारत में हट सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हट सकता है, लेकिन उसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए, हमारे सभी जो पॉलिटिकल हैंड्स हैं उनको एक साथ आना चाहिए, साथ ही साथ जो हमारे कानूनी दाव पेच हैं उनको भी साथ में आना चाहिए, तो ये पॉसिबल है। उसके साथ ही साथ सेक्शन इंट्रोड्यूस इन 1870, 10 years after the penal code was introduced, was intended to stifle the voices of those opposed to colonial era। तो मतलब ये जो कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट, अंग्रेजों के खिलाफ जो आवाज उठती थी, उसको इसके तहत दबाया जाता था। द फर्स्ट पर्सन टू बी convicted to sedition was Bal Gangadhar Tilak, 1897। He would be charged twice more for inciting disaffection, convicted in one case and acquitted in other। Both times Muhammad Ali Jinnah was his lawyer। Factual information है कि बाल गंगाधर तिलक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको इस लॉ के तहत 1879 में, सॉरी 97 में उनको गिरफ्तार किया गया था, और 2 बार ऐसा और भी हुआ, और जिन्ना साहब इसके लॉयर थे दोनों ही टाइम पे। तो आपको फैक्चुअल डेटा मिल जाएगा। उसके साथ आर्टिकल 9, 14, 15, 16, 17 और 19 के तहत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमारे देश में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फंडामेंटल राइट्स को जो हमारे देश में भी हैं उसको उजागर करता है, और इस लॉ को नल एंड वॉइड किया वहां की लाहौर हाई कोर्ट ने। तो एक बड़ा नियम है, एक बड़ा पुराना नियम था कहना चाहिए, और उसको हटाया गया है। तो अब हमारे देश में इसकी क्या बैकग्राउंड है, ये आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जहां आपको ये देखना है GS2 में कि हमारे देश में कौन कौन से लॉ है। मैं दिखा चुकी हूँ पहले, वैसे लॉ डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन से हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, क्या बैकग्राउंड है, इसके लिहाज से एक सवाल बन सकता है, क्या हम लोग भी इसको हटा सकते हैं? क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि अगर आपको याद हो कि अभी हमारे सामने एक बड़ा केस चल रहा है, वो है डिफेमेशन लॉ को लेकर के राहुल गांधी साहब का। तो डिफेमेशन लॉ, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन, आरपीए भी चल रहा है, राइट। तो डिफेमेशन लॉ को भी कई कंट्रीज ने हटा दिया है, तो हमारे देश में डिफेमेशन क्यों नहीं हट सकता भाई? तो इसके ऊपर भी सवाल उठ रहा है। उसके साथ ही साथ जो हमारा सेडिशन लॉ है उसके भी सवाल उठ रहा है। तो सेडिशन और मुझे ऐसा लगता है कि डिफेमेशन को लेकर के मेंस में सवाल बन सकता है, और डिफेमेशन, आरपीए और आईपीसी
इंडियन पीनल कोड, इसके ऊपर तो प्रीवियस सवाल बन ही जाएगा। तो अब इसको दोहराते रहिए और जो भी से आर्टिकल्स आ रहे हैं उनको कट कट करके या नोट्स के हिसाब से आप बना करके साइड में रखते चलिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इफ यस, गिव मी अ बिग थम्स अप। मिलेंगे आपसे और न्यूज के साथ कुछ समय के बाद।